हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्रिटिश सर्वोपरिता का उद्भव नामक पाठ के बारे में बताने जा रहे हैं। 1857 तक अंग्रेज भारत के सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरे। यह सर्वोपरिता अनिवार्य रूप से युद्धों के माध्यम से एक मुक्त एकीकरण द्वारा स्थापित हुई थी। भारतीय राज्यों को सहायक राज्यों के भीतर अक्सर एक बहाने या दूसरे के कब्जे में ले लिया जाता था। युद्धों के माध्यम से पूर्ण रूप से अधिकार का सबसे बड़ा उदाहरण मैसूर की संधि है, लेकिन यह बाद में विधि थी जिसका प्रयोग अंग्रेजों द्वारा अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अक्सर किया जाता था। सहायक गठबंधन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल बने थे। इस प्रणाली के अंतर्गत भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को अस्थायी स्थापन को स्वीकार करने और उसके रख रखाव के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किए गए जा रहे भुगतानों के बदले में शासन के क्षेत्र में से कुछ तो अंग्रेजों द्वारा दूरीकृत किया जाता था। एक रेजिडेंट को दरबार में तैनात किया जाता था। ब्रिटिश शासक की मंजूरी के बिना कोई भी भारतीय शासक अपनी सेवा में किसी भी यूरोपी को नहीं रख सकता था। यह गवर्नर जनरल के परामर्श के बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ भी बातचीत नहीं कर सकता था। अंग्रेजों ने उसके शत्रुओं से शासन का बचाव करने का प्रयास किया और सहयोगी राज्य के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा किया। शासक भारत में सर्वोपरि शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकार करेगा। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया। इसमें कुडप्पा, बेल्लारी, अनंतपुर और मूल को सौंप दिया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका राज्य कृष्ण राजा वाडियार को सौंप दिया गया था, जिन्होंने इस योजना को स्वीकार कर लिया था। अवध के नवाब ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और दोआब क्षेत्र में के रोहिलखंड और दक्षिण जिलों में आत्मसमर्पित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय और कई राजपूत शासकों ने भी गठबंधन में प्रवेश किया। सहायक गठबंधन में हिंदू महाराजाओं और मुस्लिम नवाबों की रियायतों को बनाया, जिसमें से प्रमुख थे कोची 1791, जयपुर 1794, त्रवणकोर 1795 और हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और शीर्ष सतलज पर्वतीय क्षेत्र 1815, केंद्रीय भारत एजेंसी 1819, कच्छ और गुजरात गायकवाड़ प्रदेश 1819, राजपूताना 1818, भावलपुर 1833, संलग्न क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी प्रांत रोहिलखंड, गोरखपुर और दोआब 1801, दिल्ली 1830, सिंधु शामिल थे। 1849 में अंग्रेज सिख युद्ध के बाद पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत और कश्मीर पर कब्जा कर लिया गया। लाल डलहौजी द्वारा अक्सर किया गया था। यदि यह भारतीय राजा की मृत्यु अगर हो जाती है तो वह गोद प्रथा को उसने बंद कर दिया और उस राजा के राज्य को जो है कंपनी में मिला लिया जाएगा। हालांकि कश्मीर के तुरंत जम्मू के डोगरा राजवंश को अमृतसर 1850 की संधि के अंतर्गत बेच दिया गया और यह रियासत न बनी। 1854 में बेरार पर 2 वर्ष बाद अवध पर कब्जा कर लिया गया। विलय की नीति अंग्रेजों को भी अधिकार करने
के अन्य बहाने मिल गए। ऐसा ही एक बहाना विजय की नीति था, जिसका उपयोग भारतीय परंपरा में यह बताया गया कि यदि राजा की कोई भी पुत्र नहीं है तो वह अपनी पत्नी के निकट रिश्तेदार के पुत्र को अपने पुत्र के रूप में वह अपना सकता था, जो उसका उत्तराधिकारी बन सकता था। डलहौजी काल में के दौरान ऐसा हुआ कि कई आश्रित भारतीय राज्यों के शासकों की सिंहासन के लिए एक पुरुष उत्तराधिकारी छोड़े बिना मृत्यु हो गई और डलहौजी ने सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, भगत 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा पेशवा नाना साहिब की दत्तक पुत्र ने पेंशन से इनकार कर दिया, जिसे पेशवा प्राप्त कर रहे थे। इसी प्रकार कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदार को पेंशन से वंचित कर दिया गया। भारतीय शासकों की बढ़ती शंकाओं को अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेदखली से मिला और उस पर अधिकार का कारण कुप्रबंधन बताया गया। साम्राज्य का प्रशासन, प्लासी पर विजय और बंगाल के समृद्ध क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार इसे अंग्रेजी संसद की जांच के दायरे में ले लाया। 1773 में का रेगुलेटिंग अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग अधिनियम को पारित किया, जिसके उसे भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर अधिक प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार दिया। कंपनी के निदेशकों को सरकार को राजस्व मामलों और नागरिक और सैन्य प्रशासन के विषय में सभी समाचार पत्राचार प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और एक 4 सदस्य परिषद द्वारा चलाया जाना था, जो नागरिक और सैन्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें बहुमत वाले नियम के अनुसार कार्य करना आवश्यक था। वारेन हेस्टिंग और 4 अन्य को इस अधिनियम में नामित किया गया था और अन्य को कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय का न्यायिक मंडल मूल और अपीड़ित क्षेत्राधिकार के साथ बंगाल में स्थापित किया जाना था, जहां सभी विषयों के निपटाने की मांग की जा सकती थी। सच्चाई में जबकि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार विवादास्पद था, साथ साथ परिषद ने भी विभिन्न समस्याएं की पूरी तरह से नियंत्रण और संतुलन पर आधारित थी। संशोधन 1781 में उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के परिभाषित किया गया। यह प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का प्रशासन था। सरकार के सेवकों के लिए यदि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के समय कुछ भी करते तो प्रतिरक्षा थी। सामाजिक और धार्मिक रीतियों का सम्मान किया जाना था। पीठ का भारतीय अधिनियम 1984 कंपनी के मामलों का सरकारी नियंत्रण काफी बढ़ा दिया गया। कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश का अर्थ मंत्री, वित्त कुलाधिपति, विदेश सचिव, राज्य सचिव तथा 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त थे। सभी विवाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने थे। इस प्रकार नियंत्रण को दोहरी व्यवस्था स्थापित की गई। भारत में गवर्नर जनरल को 3 सदस्यों की एक परिषद सेनापति सहित बनाई गई और बम्बई तथा मद्रास के मंडल गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बनाए गए। आक्रामक युद्धों और संधियों अक्सर टूटने वाली पर एक सामान्य निषेध बनाया गया। मैंने इस तरह से जो है कानून, मैंने सबसे पहला जो है अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट कानून 1773 में बनाया और उसके बाद क्विट इंडिया एक्ट जो है 1784 में, और उसमें एक संशोधन कानून जो बना था 1781 ईस्वी में। इसके बाद से तीसरा कानून जो बना चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में इंग्लैंड में व्यापारिक हित भारत के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार के अंत के लिए दबाव डाल रहे थे, क्योंकि यथेच्छाचारिता की भावना और नेपोलियन द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण यूरोपीय बंदरगाहों को ब्रिटेन के लिए बंद कर दिया गया था और 1813 के अधिनियम में इन शिकायतों का निवारण किया गया।
भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को बरकरार रखा। कंपनी ने के शेयर धारकों को भारत के राजस्व पर 10.5% लाभांश दिया गया। सम्राट के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव न पड़े बिना कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया था। नियंत्रण बोर्ड के अधिकारों को और अधिक बढ़ा दिया गया। इस साल भारतीय मूल के बीच साहित्य, शिक्षा और विज्ञान के पुनरुत्थान, पदोन्नति और प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। 1833 के चार्टर अधिनियम चीन और चाय के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार का अंत हो गया। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। भारतीय प्रदेशों पर शासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से शासित था। यूरोपीय आव्रजन पर सभी प्रतिबंध और भारत में से अधिग्रहण को हटा दिया गया। इस प्रकार अब भारत के बड़ी मात्रा में यूरोपीय औपनिवेशीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। भारत में सरकार के वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक केंद्रीकरण को परिकल्पित किया गया था। गवर्नर जनरल को कंपनी के सभी नागरिक और सैन्य मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशित करने की शक्ति दी गई। बंगाल, मद्रास, मुंबई और अन्य सभी प्रदेशों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया था। सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसे ही उसके व्यय पर अधिकार दिया गया था। मद्रास और मुंबई की सरकारें बड़ी सीमा तक अपनी विधायी शक्तियों से वंचित थी और उन्हें गवर्नर जनरल को उन कानूनों का परियोजना के प्रस्ताव पर अधिकार दिया गया जिन्हें वे लाभकारी समझते थे। कानून बनाने के लिए व्यावसायिक सलाह हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ को सम्मिलित किया गया था। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित किया जाना कोई भी भारतीय नागरिक को धर्म, वर्ण, जन्म, वंश आदि के आधार पर कंपनी के अंतर्गत रोजगार से वंचित नहीं हो सकता था, जबकि वास्तविकता अलग थी। इस घोषणा के बाद राजनीतिक आंदोलन के लिए मजबूत आधार का कार्य किया। इसके बाद से 1853 का चार्टर अधिनियम कंपनी ने भारतीय प्रदेशों को अब तक संसद में चाहे जब तक के लिए अधीन रखना जारी रखा। निदेशक मंडल की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। सेवाओं की कंपनी का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब सेवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए खोल दिया गया। विधि विशेषज्ञ गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया। इस प्रकार से ये कानून बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा और इनमें जो तमाम संशोधन किए गए। इसके बाद फिर जो है साम्राज्य का प्रशासन है, सैन्य प्रशासन। 1773 ईस्वी के वारेन हेस्टिंग की बंगाल गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसने सेना के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। बंगाल सेना के सिपाहियों के उसने अवध और बनारस की सैनिकों की भर्ती की। अगले 75 वर्षों के लिए वह अभ्यास जारी रखा गया और इन भागों के लिए सैनिकों ने बंगाल सेना में बहुमत का गठन किया। ब्रिटिश सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित किया गया। वे ब्रिटिश अधिकारियों की आज्ञा में थे और अपने नए स्वामी के प्रति वफादार थे। एक भारतीय सिपाही एक सूबेदार तक का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकता था। माने केवल उच्च पदों पर ब्रिटिश शासकों को ही नियुक्ति मिलती थी। ब्रिटिश माने लोगों की नियुक्ति मिलती थी और जो है सेना में केवल सूबेदार तक ही भारतीय मूल के लोग ही अपना स्थान ग्रहण कर सकते थे। और आगे के इस भाग को जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।